गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में स्वागत है। आज मैं सीटेट पेपर वन के मैथ्स एंड पेडागोजी के पी वाई क्यू को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 8 समोसों का मूल्य 156 रुपये है और 4 इडलियों का मूल्य 98 रुपये है। सुनीता के पास केवल एक 200 का नोट है और वह 3 समोसे और 3 इडलियां खरीदती है। उसके पास अब कितने रुपए बचे? इसे मैं शॉर्ट में बता दूं क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, इजी सवाल है। यहाँ पे हम देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 8 समोसाज इज इक्वल टू 156 रुपीज़ है। एंड अब हम मुझे 3 समोसों का दाम निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 156 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 8 से कितने बार में जाएगा ये? 8 एक बार में, उसके बाद फिर 9.5। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने पर हंसती है 15, 28, 3 2 5। ठीक है, कितने रुपीस? ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ओ इडली इडली इज इक्वल टू 98 रुपीज़। ठीक है, इसलिए कॉस्ट ऑफ 3 इडली इज इक्वल टू 198 इंटू 3/4। 4 से कितने बार में? 2 एंड 4.5 अस्तिया 15, 12, 13, 7। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है? टोटल स्पेंड, मतलब टोटल कितना स्पेंड हुआ, टोटल कितना खर्च हुआ। इससे और इसे जोड़ने पर टोटल स्पेंड निकलेगा। टोटल स्पेंड, ठीक है, दो एंड आपका हो जाएगा 132 रुपया खर्च हो गया। तो सुनीता के पास टोटल कितना पैसा था? 200 रुपये। अब हम मुझे निकालना है रिमेनिंग मनी। रिमेनिंग मनी निकालना है। 200 माइनस 132 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो गया। देखो, इसे बनाने का आप इतना लिख कर एग्ज़ाम में नहीं बनाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम होता है। तो आप डायरेक्ट इसे बस यहाँ ऐसे लिखना, यहाँ पे 200 माइनस। ठीक है, आपको बस ये स्टेप
फॉलो करना है। ठीक है, 198 और आप इस तरह से आपको लिखना है, ये स्टेप फॉलो फॉलो करोगे। मैंने इसका कैलकुलेशन नीचे किया है, तो उसके बाद फिर आप 268 आप इस तरह से शॉर्ट में बनाओगे। ठीक है, एक ही साइज की 29 बोतलों में 24 लीटर 650 ml दूध भरा जाता है। ऐसी 15 बोतलों में दूध की मात्रा है। देखो ये भी बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो लीटर है 24 लीटर है उसको मुझे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 6 0 इतना मिलीलीटर। अगर इससे अगर जिसे भी समस्या हो रही है कन्वर्ट करने में, वो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने 24 लीटर है, 24 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। उसके बाद फिर 650 मिलीलीटर दिया हुआ है, उसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 29 बोतलों में कितना दूध भरा है। ठीक है, इतना ml 24,650 ml दूध भरा हुआ है। तो इसलिए ऐसे 15 बोतलों में कितने दूध की मात्रा आएगा। इजी है, बहुत ही इजी है। आपको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 29। अब देखो साइड में डिवाइड करते हैं, तो 29 से कितने बार में जाएगा 6 7 8 8 बार में चले जाएगा। 2 3 2 तो आ गया 4 आ गया यहाँ पे और 1 5 नीचे लिख दिए। उसके बाद फिर कितने बार में जाएगा, ये डायरेक्ट कट रहा है ना, अब तो डायरेक्ट ही कट रहा है 5 में। डायरेक्ट कट रहा है और 0 नीचे आ गया। ठीक है, तो ऊपर में 0 कर देना है। कितने बार में, कितना बार में। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 850 इंटू 15। ठीक है, तो 850 इंटू 15, 15 का पहाड़ा पढ़िए, 15 पच्चे 75, 15 अठे 120। ठीक है, तो इतना ml आंसर दिया हुआ है लीटर में। तो आपको क्या करना है, 12 लीटर 750 ml। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए ये सही है। अब 33 नंबर में हम लोग देखते हैं, एक घनाभाकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखो घनाभाकार जो बक्सा होता है ना वो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं घनाभाकार। ठीक है, घनाभाकार बक्सा बक्से। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं घनाकार बक्सा। ठीक है, घनाकार बक्से। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है क्या, जो घनाभाकार बक्सा है उसका जो फिगर बनेगा इस तरह से बनेगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, का जो फिगर बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, आयत की तरह।
ठीक है ना। तो इस तरह से बनेगा और इसका जो फिगर बनेगा स्क्वायर रहेगा और 3D में स्क्वायर। ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है और इसका जो वॉल्यूम होता है, सॉरी, इसका जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है, साइड का स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका सार जितना भी साइड है सब बराबर होता है। ठीक है, जो भी साइड है सार सब बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम लोग। तो अब क्वेश्चन में यहाँ से एक घनाकार बक्से की आंतरिक भुजा 9 सेंटीमीटर है। अवीन 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक 1800 घनाकार पासों को इन दोनों बक्सों में पैक करने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बचे हुए पासे जो इन बक्सों में पैक नहीं हो पाते की संख्या, क्या मैंने स्पेस छोड़ा है? हाँ, ठीक है। क्यू क्यूबॉइडल बॉक्स और यहाँ पे आ गया आपका क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, अब इसका मुझे वॉल्यूम वॉल्यूम लिखना है। तो जो आपका कितना दिया हुआ है, 12, 10 और 8। ठीक है, 12, 10 और 8। ठीक है, यहाँ पे L इंटू, मुझे पता है 12 इंटू 10 इंटू 8। ठीक है, अब ये टोटल कितना हो गया, 12 8 96 होता है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूबॉइडल जो है, अब घनाकार बक्से की आंतरिक भुजा जो दिया हुआ है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मुझे पता है इसका वॉल्यूम जो होता है ए क्यूब होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो होता है ए क्यूब होता है। तो 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 729। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1800 घनाकार पासे। ठीक है, देखो यहाँ पे अब मुझे कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। तो सबसे पहला बात, ठीक है, 960 में जो 1 सेंटीमीटर वाला पासा है, तो देखो जो पासा है उसका जो भुजा दिया हुआ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका जो कैपेसिटी आ गया वो इतना आ गया। अब इसमें जो बोला जा रहा है कि अब इसमें इसका भी हमको मुझे कैपेसिटी निकालना है, इसका भी मुझे कैपेसिटी निकालना है। तो कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइडल क्यूबिकल बॉक्स हो जाएगा इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 729 हो जाएगा। अब टोटल कैपेसिटी यहाँ पर लिखना होगा, टोटल कर देना है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी जो हो गया, ये कितना हो गया, 960 और 729, इसको मुझे जोड़ देना है। ठीक है, ये इतना इतना जो आ गया 1689, 1689 जो आ गया है वो आपका टोटल कैपेसिटी आ गया है। यहाँ पे लिखना है डाइस लेफ्ट लेफ्ट अनपैक्ड पैक्ड। ठीक है, टोटल कितना था, 1800 माइनस 168 करेंगे तो कितना आएगा, 1, 9 में 8 गया, 1 और 1, इतना इतना जो पासा है 111 पासा बच जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर
तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। आपको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट एक बार में इसे लिखना है और इसे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला दिया हुआ तो डायरेक्ट ही कैपेसिटी इतना ही होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ये इस पोर्शन को डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसे यहाँ पे घटा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं रहता, आपको बस शॉर्ट में करना है जो प्रैक्टिस से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ठेले का भार जिसमें आलू, प्याज और नींबू भरे हुए हैं 46 केजी 160 ग्राम है। आलू का भार 17 केजी 115 ग्राम तथा प्याज का भार 15 केजी 325 ग्राम, खाली बैग का भार 120 ग्राम है। यदि 30 नींबुओं का भार 1 केजी है तो थाली में नींबुओं की संख्या क्या है? कुछ नहीं करना है, इसमें भी जोड़ और घटाव है। बस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। क्या करना है कि आपको पोटैटो लिखना है यहाँ पे। अब इसका भार जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 17 केजी 115 ग्राम। टोटल को आपको ग्राम में बदल लेना। आपको आता है ना ग्राम में बदलने के लिए? हाँ, जिसे ग्राम में बदलने नहीं आता वो यहाँ पे देख ले। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ओनियन। आपको ये सब स्टेप नहीं करना, मैं समझा रहा हूँ बस। जिन्हें मैथ समझ में नहीं आती है उनके लिए है कि आप प्रैक्टिस से समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी 1 से 5 तक की जो मैथ होती है वो बहुत ही आसान होता है। आप उसमें सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग ही रहता है। 15 केजी और ऑनियन कितना है? 15 केजी 325 ग्राम। तो इसको डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं 15 325। ठीक है, यहाँ पे सिंबल ग्राम छूट गया था, सॉरी। अब यहाँ पे दिया हुआ है पोटैटो हो गया, ऑनियन हो गया। अब खाली बैग, एम्प्टी बैग। तो एम्प्टी बैग का वेट जो है 120 ग्राम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे 120 ग्राम यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे टोटल वेट जो होगा ये इसे जोड़ देना है। जोड़ दो, टोटल वेट जो हो गया जोड़ दो इसे। 5 6 5 2 3, इतना ग्राम आ गया टोटल। बैग बैग में इतना वेट है अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कि किसी थैले का भार जिसमें आलू, प्याज और नींबू भरे हुए हैं 40 केजी 160 ग्राम है। यहाँ पे आलू का, प्याज और खाली बैग का वेट निकाला हूँ। अब मुझे नींबू का वेट निकालना है, तो मुझे नींबू का टोटल वेट निकालना है। तो नींबू का टोटल वेट यहाँ पे लेमन का मतलब वेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले माइनस करना होगा टोटल वेट से। कितना ग्राम है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 इसे ठीक है, इतना ग्राम जो बचा, इतना ग्राम जो है वो आपका टोटल नींबू का वेट है। टोटल नींबू का वेट है। इसे कन्वर्ट कर लो पहले। इसे करेंगे 13 केजी 600 ग्राम। तो 1 पॉइंट
इतना हो गया, इतना ग्राम आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेमन्स लिखना है, टोटल नंबर ऑफ लेमन। तो क्या मैंने स्पेस छोड़ा हूँ? नहीं छोड़ा हूँ। टोटल नंबर ऑफ लेमन लिखने के लिए मुझे ये वाला मिटाना होगा। क्या मिटाना होगा? मैं इसमें क्या क्या लिखना है कि 1 केजी में इतना 30 लेमन, इसलिए कितना केजी में कितना लेमन, तो इसको डायरेक्ट इंटू कर देना है, वंस ना इंटू 30। तो आपका आ जाएगा छिक्का 6 6 12 6 18, 3 3 9, 9 और 1 10 और 3 और 1 4, इतना लेमन आ जाएगा टोटल। तो 408 लेमन यहाँ पे आ गया है, ये सही। निम्नलिखित में से किसकी केवल 2 सममिति रेखाएं हैं? समबाहु त्रिभुज, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज। ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी सारी भुजा बराबर होती है। तो अगर इसकी बात किया जाए लाइन ऑफ सिमेट्री का, ठीक है, अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो इसमें एक यहाँ से, ठीक है, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री तीन हो गया, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल, इसका आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये ये तो मालूम है। अब रेक्टेंगल के जब मैं सिमेट्री निकालूंगा तो यहाँ से इस तरह से मैं निकालूंगा, ठीक है। ये तो इसका क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ रोम्बस, ये तो आपको पता ही है रोम्बस। ये जो रोम्बस है, इस जब हम इसका सिमेट्री निकालते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री डायगोनली निकलता है, ठीक है, इस तरह से। तो इसका भी हो जाएगा लाइन ऑफ दो। अब यहाँ पे दिया हुआ आइसोलेसिस ट्रायंगल, अब इसकी जो है दो भुजा बराबर होती है, ठीक है? तो दो भुजा बराबर होती है, तो इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो एक होगा। अगर आपको इससे एक्चुअल में देखना है तो आप एक पेपर ले, उसमें जितने भी शेप्स है उसका डायग्राम बना ले, सीजर से काटते हुए लाइन ऑफ सिमेट्री को आप निकाले, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना निकलता है नहीं निकलता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि केवल दो सिमेट्री लाइंस के बारे में पूछ रहा है। तो दो सिमेट्री लाइंस जो है मेरा रेक्टेंगल और रोम्बस में आया है, ठीक है। तो रेक्टेंगल ये हो गया बी एंड रोम्बस हो गया सी, बी एंड सी 1 नंबर। Which of the following letters has a rotational symmetry but no line symmetry? देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री।
तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का सा अलग है, ठीक है। रोटेशन सिमेट्री में क्या होता है, रोटेट करके मुझे देखना पड़ता है कि वो नंबर, वो लेटर, वो शेप कितने बार में, कितने मतलब एटम्स में वो ओरिजिनल पोजीशन में आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर ये आपका 0 है, आपका ओ है, तो ओ में आपका इन्फिनिटी टाइम्स होता है, ठीक है। इसके शेप के ऊपर डिपेंड किया जाता है, इसमें इन्फिनिटी टाइम्स होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब आपका जेड और एक्स और एम, ठीक है। यहाँ पे देखो जेड का हम लेते हैं एक एग्जांपल। अब इसका हम क्या, इसमें से हम लाइन ऑफ सिमेट्री हम निकाल सकते हैं क्या? इसका मिरर इमेज ये बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो होगा, क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताओ, क्या ये जो है इसमें रोटेशनल सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री होगा? यस होगा। क्यों होगा? अब यही चीज़ अब आप यहाँ पे समझिए क्यों होगा रोटेशनल सिमेट्री। समझने के लिए यहाँ पे एक बिंदा में लगा देना जो इसका पार्ट नहीं है, बस रोटेशन के लिए है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं इसको मैं रोटेट करता हूँ, ठीक है, एक बार मैं रोटेट करता हूँ इस तरह से, तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में कितना डिग्री घूमने के बाद वो ये आएगा 180 180 डिग्री घूमने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा और ये बिंदा यहाँ पे हो जाएगा। फिर सेकंड टाइम में जब इसको रोटेट करूँगा इस तरह से, तो ये बिंदु यहाँ हो जाएगा। ये उसके बाद फिर टोटल 360 डिग्री का चक्कर लगाएगा, तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसको मुझे इस तरह से हम रोटेशनल सिमेट्री निकालते हैं। तो अब हम एम में देख लेते हैं। तो एम में इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री तो निकल जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो एम में तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसमें दोनों होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, दोनों में। और एक्स में भी होता है, एक्स को हम इस तरह से भी काट सकते हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, जो उसका मिरर इमेज बनता है, ठीक है। और इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री होता है। एम में रहा बात, एम में हम, हाँ हाँ, एक चीज़ और आप देख लीजिए, एम में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। एम को अगर मैं मान लो कि यहाँ पे ये बिंदा दे रहा हूँ और एम को मैं रोटेट कर रहा हूँ, अगर हम 180 में रोटेट करूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये इसमें रोटेशनल सिमेट्री एम में नहीं होता है, तो ठीक है। उस रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा, एम में रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। आप आप इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि देखो रोटेशनल सिमेट्री का कंडीशन क्या है कि जब भी मैं किसी भी लेटर को, शेप को जब मैं रोटेट करूंगा वो सेम पोजीशन में आना चाहिए, ठीक है, सेम पोजीशन में आना चाहिए। जैसे एक्स है यहाँ पे, ठीक है, एक्स है, अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये सेम पोजीशन में आ रहा है ना, ये सेम ओरिजिनल के पोजीशन में आ रहा है ये, ठीक है? और कितने डिग्री में रोटेट हुआ? 180 डिग्री में। फिर इसको मैं रोटेट करूंगा, ये 2 बार में अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया है, 2 बार रोटेट करके वो ओरिजिनल पोजीशन में आया। समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेस मैंने शायद इसके लिए ही छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे हो गया। तो आंसर क्या होगा कि मेरा जो है जेड है, जेड में रोटेशनल सिमेट्री तो है, लेकिन बस लाइन सिमेट्री नहीं है, ठीक है। जेड सही हो गया, जेड यहाँ पे सही हो जाएगा। ए पेंटागोनल पिरामिड्स हैज, अब पूछ रहा है कि एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड में निम्नलिखित होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक पिरामिड बनाना है। तो पिरामिड किस तरह से बनता है?
पंचभुज वाला पिरामिड बनेगा इस तरह से। ठीक है, आप बनाइए मेरे साथ। ये हो गया पंचभुज वाला पिरामिड। ठीक है, अगर मैं इसे जो शिखर है जो यहाँ पे मिल रहा है, ये जो पोजीशन में मिल रहा है, इसे मैं अगर खोल दूँ तो ये किस तरह से बनेगा देख लो। यहाँ पे खोलने के बाद कीजिए ये बनाना, तो सिर्फ इस तरह से बनाना है और इसके बीच में इस तरह से 2 लाइन मार मतलब दे दे के कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि पेंटागोनल पिरामिड में क्या होता है कि आपका 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आपका क्या क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ठीक है, और एक आपका यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 6 हो गया ना, 6 शीर्ष टोटल। तो 6 शीर्ष हो गया, 6 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे फेस निकालना है। ठीक है, 6 शीर्ष निकाल दिए हैं, 5 फलन निकालना है। सॉरी 5 नहीं होता है इसमें फलन, मतलब 6 फलन होता है। एक ये, 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6। ठीक है, 6। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यहाँ से समझिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 शीर्ष और 6 फलक। ठीक है, फिगर देख के समझ जाइए कौन सा है, ये वाला, इस तरह से। देखो यहाँ बोलता है ऑन विच डे द नंबर ऑफ visitor the library was 29 more than its previous day। 6 डेज का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। उसमें से बोल रहा है कि किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से 29 अधिक है। तो क्या 86, क्या यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या ये 29 अधिक होगा यहाँ पे? नहीं, नहीं है। 29 अधिक है? नहीं है। यहाँ से 29 ये तो कम हो गया, ये भी नहीं है। क्या यहाँ से 29 अधिक है? हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पे अगर 29 जोड़ देंगे तो इतना आता है। कौन से दिन में आया आपका? फ्राइडे। तो सबसे आसान वाला था, फ्राइडे। अब यहाँ पे द सम ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इन द पैटर्न 3 10 32 99 इज। अच्छा, ये इसका सम मांग रहा है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का सम मांग रहा है, यही ना? ठीक है, दे रहा हूँ मैं लिख के सम तुम्हें। देखो सब ये भी बहुत ईजी, देखते ही सॉल्व हो रहा है। देख इसका जो पैटर्न जो बढ़ रहा है वो 3 से बढ़ रहा है। दूसरा जो 10 कैसे आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक 10 आ गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 32 लाने के लिए 3 इंटू 10 प्लस 2 32 कर सकते हैं, और 3 इंटू 32 सॉरी 32 प्लस 32 प्लस 4 नहीं 3 सॉरी 3 हो गया आपका 99। ठीक है, 99 हो गया। अब 99 आ गया है यहाँ पे, 3 इंटू 99, 9 से 27, 9 से 27 28 29। ठीक है, अब प्लस 4, क्योंकि 1 2 3 4 इस तरह से करते जाना आपको। 301 हो गया, 3 इंटू, ठीक है, 301 प्लस 5
तरह से आपको करना है। तो आपका आ जाएगा 309 प्लस 5। अब ये दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। कितना आया? एकदम आसान था ना ये। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 12 एंड 49, ठीक है। 13, 17, 19, उसके बाद 23, उसके बाद आ जाएगा, ठीक है, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। टोटल कितना हो गया? 10, 19, 22, 22 और 9 हो गया आपका 31, 32, 39, 40 और 10, 40 10 हो गया आपका कितना? 50। और हाथ 50 हो गया ना, 5 यहाँ पर रहा। तो 1 2 3 5, 5 और 2 7, 10, 13, 17, 21, 25 और 5 कितना हो गया? 30। तो टोटल आपका 300 आया। तो 300 कहाँ पे है? 4 नंबर। ठीक है। अब ये आपका बोर्ड मार्क्स का प्रॉब्लम है, आप इसे सॉल्व करें, मेरे साथ सॉल्व करिए जल्दी से। ये बॉक्स वाला नंबर क्या होगा वो मुझे बताना है। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे इस तरह सॉल्व करें। बराबर 99 इंटू, इसे आप मान लीजिए x। अब यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना आ जाएगा? 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 2 0 2। जैसे नहीं आ रहा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0 4 2 0 0 0, ठीक है। अब 1 2 यहाँ पे आ गया इस तरह से। अब ये इसका आ जाएगा 6 9 3 इंटू 0 0 2 9 6 9। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन है, बराबर -x, ठीक है। अब इसे माइनस करो, ये तो इजी ही है, आप माइनस कर लोगे। माइनस करो, क्या यहाँ पे 7 9 8 इतना आया। इसलिए x बराबर इसमें 8 9 7 0 को माइनस कर दो, ठीक है। 6 2 3 1, 3 नंबर, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, आप इसे जितना फास्ट बना सकते हैं बनाइए। अब बोल रहा है सम ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 48 एक्सक्लूडिंग 1। देखो, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? कॉमन फैक्टर निकालना है 36 का।
तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48। अब इसमें से कॉमन क्या क्या है? ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये कॉमन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 को एक्सक्लूड करना है, 1 को एक्सक्लूड करना है। तो अब हम मुझे क्या लेना है, इसका सम करना है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, ये करना है इस तरह से। तो कितना हो गया? 12, इसको जोड़ो, 5, 9, 15, 27। तो 27 कितना नंबर है? 4 नंबर। कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ घटाओ और बेसिक कॉन्सेप्ट है। What is the difference between the greatest 4-digit number and the least 4-digit number formed by using the digits 1, 5, 0 and 7 ones? ठीक है, 4-digit greatest number, 4-digit greatest number में 7 सबसे बड़ा है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 1 है, उसमें 0। अब हो जाएगा 4-digit लिस्ट नंबर। तो इसमें 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। में अंतर अंतर निकालना है, तो अंतर इजली आप निकालिए फटाफट। देखो, एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको कभी भी इस तरह से नहीं लिखना है। ये इसलिए नहीं लिखना है कि 0 अगर आगे लिख दोगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता आगे। 0 का वैल्यू इस साइड होता है, इस साइड होता है, 0 का वैल्यू इस साइड होता है, ठीक है। अगर यहाँ लिख दोगे तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। तो हमेशा याद रखोगे 0 का कंडीशन में आपको 0 पहले नहीं लिखना है, 0 को सेकेंड में लिखना है, ठीक है। कौन सा हो गया आपका? 64, 53। अब देखो, ये और भी ज़्यादा इजी है। कांता हैज़ गिव डजन्स चॉकलेट्स। देखो 5 डजन चॉकलेट्स है, ठीक है। कांता के पास कितना चॉकलेट है टोटल? 5 इंटू 12, ठीक है। तो 60 चॉकलेट्स हो गया, ठीक है। 60 चॉकलेट्स हो गया। अब वो किसे देती है? अरुणा को। अरुणा, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 1/5 देती है किसको? 1/5, सॉरी 1/6 देती है ना, अरुणा को 1/6 देती है। तो आ गया 10। अब उसके पास कितना बच्चा टोटल? राधा, राधा को कितना? 1/5 चॉकलेट देती है, ठीक है। यहाँ भी आ गया 10, और रिमेनिंग चॉकलेट्स बचा 40। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 फ्रेंड्स को देती है चॉकलेट, ठीक है। कितना? 3 फ्रेंड्स को 1/8। तो
5 दिया 15, 15 चॉकलेट दे दिया 3 फ्रेंड्स को। अब इसके पास जो फाइनल रिमेनिंग चॉकलेट्स बचा, अब इसके पास कितना लेफ्ट है? 40 में 15 घटा दो तो 25। ये आंसर हो गया। ठीक है। कुछ नहीं करना है, एकदम इजीली बन रहा है सारा। देखो कितना इजी बना, आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए 45 नंबर्स देखता हूँ। अब बोल रहा है कि इसका एलसीएम 96, 120 एंड 160 का एलसीएम निकालना है, उसको फिर डिवाइड करना है 72 एंड 168 के एचसीएफ से, और कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात मुझे एलसीएम निकालना है किसका, यहाँ पे चलिए एलसीएम निकालिए। बेसिक तरीका जो एलसीएम निकालने का है, मेरे साथ आप भी निकालिए। यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, फिर इसको 2 से जाएगा 12, 15, 20, फिर 2 से 6। ठीक है, 15, 10। ठीक है, अब इसे हम 5 से 6, फिर 2 से 3 से, तो इसका जो टोटल आया कितना आया? 1, 2, 3, 4, 5। कितना आ गया? 2 पे पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। 72 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे इजी है, यहाँ पे 2 कर दो, 36 कर दो, और इसे यहाँ पे इस तरह से फिर से 2 कर दो, 18 कर दो, इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से निकालोगे तो बहुत इजी पड़ेगा आपका। तो कितना हुआ? 2 पे क्यूब इंटू 3 पे स्क्वायर। अब हम मुझे निकालना है 168। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 84, 2, टू, इसको इस तरह से घेर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। हमको लिस्ट पावर को लेना है। ठीक है, ये दोनों में से लिस्ट कॉमन को लेना है। ठीक है, जो सबसे लिस्ट कॉमन रहेगा वो लेना है। तो लिस्ट कॉमन एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा क्या? एचसीएफ हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 3 इंटू, और 3 कॉमन आ रहा है, 3 पे कॉमन एक 3 है। ठीक है, एक 3 है, ये ले लेंगे। अब देखो, अब क्या बोल रहा है कि एलसीएम जो आपका 2 पे पावर 5 है इंटू 3 है प्लस 5 है। अब इसे डिवाइड करना है 2 पे पावर 3 इंटू 3 से। 3 एक बार में 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया? 2 दूनी 4, अब 5 20। इजी है, इजी है ना बनाना। बस आप थोड़ा सा हल्का सा कैलकुलेशन है, बस आप उसे जितना फास्ट बना सकते हैं उसे कर लीजिए, तो इजीली बन जाएगा। Which of the following mathematical statement is true? तो 0 is called the multiplicative identity for whole number। देखो यहाँ पे जो ये जो है 0 जो है, 0 बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव है पूरा होल नंबर का। ठीक है, देखो सबसे पहला बात, मल्टीप्लिकेटिव जो होता है आइडेंटिटी होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक होता है, 0 नहीं होता है। वो इसलिए होता है, मैं
बता दे रहा हूँ। अगर अगर 5 इंटू 1 करूँगा तो क्या 5 आएगा, ठीक है। अगर मैं 5 इंटू 0 करूँगा तो 0 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है कि किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त हो, ठीक है। जैसे मैंने 5 इंटू 1 किया तो 5 आया, 5 आया। तो शून्य से गुना करने पर परिणाम शून्य हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव सिर्फ 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। जो मल्टीप्लिकेटिव होता है वो 1 होगा, क्योंकि अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 5 आएगा। तो मतलब वैसा नंबर जिससे गुना करने पर सेम आ जाए, तो वैसा नंबर सिर्फ एक ही है, 1 है। तो ये तो होगा नहीं, ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है। कौन सा? एक नंबर जो स्टेटमेंट है, एक नंबर वाला जो स्टेटमेंट है, ये तो ये गलत हो गया। अब 2 नंबर स्टेटमेंट, भाग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य है। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है उसे आप समझ लें कि कम्यूटेटिव लॉज में संख्याओं का स्थान बदलने पर भी समान उत्तर आता है, और ये कंडीशन जोड़ एंड गुना के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर भाग के लिए। 2 नंबर भी गलत हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम 2 जोड़ 3 करेंगे तो भी आपका 3 जोड़ तो सेम नंबर आएगा, 5 अगर हम 2 गुना 2 सॉरी 2 गुना 2 2 गुना 5 और या 5 गुना 2 करेंगे तो सेम नंबर आएगा। क्या 2 भागा 4 बराबर 4 भागा 2 बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0.5 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। समझ गए आप यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉज के बारे में? 3 नंबर में क्या है? पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तस्मक कहलाता है। हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स 0 बिल्कुल कहलाता है। तो देखो, जो एडिटिव आइडेंटिटी हम किसे कहेंगे? जिस संख्याओं में जोड़ने पर उस संख्याओं का मान नहीं बदले, जिस संख्याओं में जोड़ने पर उस संख्या का मान नहीं बदले, उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे जैसे कि 0 7 प्लस 0 तो हम 7 हो गया, 9 प्लस 0 9 हो गया। क्या इस संख्या का मान बदल रहा है? 20 प्लस 0 बराबर 20, क्या इस संख्या का मान बदल रहा है? तो यहाँ पे जो जो 3 नंबर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि जो 0 इज कॉल्ड एन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है। आपको ये सब याद रखना है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, आपको अपने नोटबुक में याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। कि वैसा संख्या जिससे जोड़ने पर, ऐड करने पर उसका मान सेम रहे, सेम ओरिजिनल की तरह रहे, ठीक है, बदले ना, ठीक है। उसे हम और उसे हम क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0 होता है। मैथमेटिक्स कैन बी बेस्ड ओनली ऑन केवल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी, ये तो सही होगा, 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, 3 नंबर सही है। बिल्कुल नहीं, गणित जो बेस्ड रहेगा आपका किस में रहेगा? बेस्ड आपका डिडक्टिव रीजनिंग में। इसमें हम क्या करते हैं? डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं, ठीक है। रीजनिंग कर डिडक्टिव रीजनिंग लगाते हैं, लॉजिक, ठीक है, लॉजिक लगाते हैं, एक्सिम्स को सॉल्व करते हैं, ये सब आता है। यहाँ पे अब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट या अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इन मैथमेटिक्स द प्राइमरी स्टेज कैरिकुलम इज फोकस्ड ऑन। बोल रहा है कि मैथमेटिक्स में प्राइमरी स्टेज का जो कैरिकुलम है किस पे केंद्रित होता है? तो क्या प्राइमरी स्टेज में सिर्फ मुझे लिखने पे ध्यान देना चाहिए, रोट लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, बताइए ज़रा। हाँ, सॉल्विंग बुक्स क्वेश्चंस पे ध्यान देना चाहिए? छोटा छोटा बच्चा है, उसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ? हाँ, नर्चरिंग क्रियोसिटी, बिल्कुल। जो छोटा बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो तरह तरह का सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। तो आप उससे जितने भी सवाल का जवाब दोगे, बच्चा उतना ही इंटरेस्ट से सुनेगा और इतना ही
वो पढ़ाई में ध्यान देगा। ठीक है, तो 4 नंबर। देखो, एक बच्चा जो है वो उसे 503 लिखने के लिए कहा गया, लेकिन वो लिख दिया गलती से, कितना, गलती से नहीं, वो लिख दिया 5003। तो ये दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, बच्चे आखिर किस कारण से लिखा होगा। हाँ, तो सबसे पहला जो 1 नंबर है, बच्चे बच्चे को स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं जानता, बिल्कुल सही। हाँ, बच्चे को अंक की पहचान सीखने की जरूरत है, अंक तो पहचानता ही, इसलिए तो वो अंक तो पहचानता है, इसलिए तो बच्चे इतना लिख दिया ना। अंक, अगर अंक की पहचान नहीं रहता तो बच्चे इसे लिख ही नहीं पाते ना। बच्चे को गिनती सिखाने की जरूरत है, गिनती सिखाने की जरूरत नहीं है, वो गिनती जानता है बच्चा। ठीक है, बच्चों को नहीं पता कि संख्याएं शब्द कैसे लिखी जाती है। यहाँ संख्या शब्द लिखने के लिए नहीं कहा रहा है, यहाँ पे अंक में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या होता है कि स्थानीय मान की अवधारणा, जब बच्चे 503 सुनता है तो वह पहले 500, उसके लिए फिर 3 लिखता है, तो उस जिससे वो क्या हो जाता है, 5003 बन जाता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बच्चे को यह समझ नहीं है कि संख्याओं में अंकों का स्थान, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, उस उसको मान को कैसे निर्धारित करें। ठीक है, बच्चों को ये नहीं पता है कि उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जैसे 5003 लिख दिया या 503 लिखने के लिए इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, इसे हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, इस चीज़ के बारे में उसको नहीं पता है। ठीक है, बच्चों को तो एक इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये 1 नंबर सही हो गया। According to Van Halley, levels of development of geometrical thinking, which of the following represent level 2 relationships? देखो, अगर आप वैन हेले का अगर आप ज्यामिति जानते हैं, अगर आप उस मतलब उसे सही ध्यानपूर्वक पढ़े हैं तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले मैं उसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने लेकर आया हूँ इस चीज़ को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेवल 0 है, लेवल 0 में क्या होता है कि बच्चे विजुअलाइजेशन करते हैं। इस स्तर में बच्चे आकृतियों को केवल उसकी विजुअल अपीयरेंस के आधार पर पहचानते हैं। बच्चे यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, अच्छा, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्री देखेंगे, उसको मतलब बस इतना ही समझ रहता है, विजुअल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ही पहचान करेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसको गुणों की पहचान, इसमें क्या होता है, गुणों की पहचान है। बच्चे आकृतियों के गुणों, प्रॉपर्टीज को पहचानना शुरू करते हैं कि वर्ग वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, इस तरह से। ठीक है, जितना भी वर्ग है वो रेक्टेंगुलर होता है, इस तरह का प्रॉपर्टी बच्चे को मालूम नहीं होता है। और सेकंड लेवल में इसको हम इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं। तो इनफॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, इस स्तर पर छात्र तार्किक संबंध, लॉजिकल रिलेशनशिप देखना शुरू कर देते हैं। वे यह समझने लगते हैं कि एक आकृति के गुणों दूसरी आकृति पर कैसे संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए सभी वर्ग आयत होते हैं क्योंकि वे आयत के सभी शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, इसी तरह से आपका लेवल 3 में आता है। अब इससे आगे नहीं पूछता है, आपको इसको बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शंस। फॉर्मल डिडक्शन में क्या होता है, फिर भी आप जान लीजिए कि इस स्तर पर छात्र ज्योमेट्री की डिडक्टिव एक्सोमेटिक सिस्टम्स को समझने, प्रमेय सिद्ध करने और तार्किक प्रमाण, लॉजिकल प्रूफ्स देने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक बच्चा दी गई ज्यामितीय आकृति के सभी समान गुणों का अनौपचारिक रूप से निगमन कर सकता है तथा इन गुणों के बीच के संबंधों को देख सकने में सक्षम है। बिल्कुल सही, ये जो बात कर रहा है सही है। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन फ्लो द डिडक्टिव एक्सोमेटिक सिस्टम्स ऑफ ज्योमेट्री। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो एकदम नहीं करेगा। ए चिल्ड्रंस कैन नॉट क्लासीफाई वेरियस शेप्स ऑफ लुक ऑफ सिमिलर, नहीं। ए चिल्ड्रंस आइडेंटिफाइड द क्लासेस शेप्स बेस्ड ऑन देयर द साइज ऑफ द ओरिएंटेशन, नहीं। सिर्फ 1 नंबर सही है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। Which of the following is the most appropriate example of
incorporation of local or cultural knowledge in mathematics teaching learning। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम में स्थानीय या सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? सिर्फ सिर्फ क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक में केवल परंपरागत प्रणाली को हम शामिल नहीं करेंगे, इसमें हम मुझे मॉडर्न प्रणाली को भी शामिल करना है। ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, इससे भी इस शामिल करना है। ठीक है, गलत हो गया। अब विभिन्न संस्कृतियों के चित्र के साथ रंगीन गणित की पुस्तकें, देखो बच्चे क्या करेंगे कि गणित की पुस्तकें बच्चे क्या करेंगे, केवल केवल चित्र शामिल करना एक सतही मतलब सुपरफिशियल प्रयास है। इसमें बच्चे सांस्कृतिक विविधता को देखते हैं। ठीक है, बच्चे तो देखेंगे सांस्कृतिक विविधता को, लेकिन यह गणित ज्ञान या गणना की प्रक्रिया में उस संस्कृति को शामिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 नंबर भी नहीं होगा। सिर्फ चित्र नहीं देना है, उसको 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 प्रयोग करने के लिए उदाहरण भी देना है। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में विभिन्न व्यवसायों और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों के उदाहरणों को सम्मिलित करना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। विभिन्न संस्कृतियों के शिक्षार्थियों के लिए उपचारात्मक शिक्षक नहीं, इसमें देखो क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों के सीखने की कमियां, लर्निंग गैप्स को दूर करना होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे मतलब मैं लर्निंग गैप्स दूर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लर्निंग गैप्स मैं दूर नहीं कर रहा हूँ, तो इस कारण से आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन यूजिंग बाय द पीपल फ्रॉम वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड कम्युनिटीज, ये इस चीज़ को ऐड करना है। और इस चीज़ का मतलब इस चीज़ के बारे में NCF 2005 भी बोलता है, स्कूली ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। जब एक शिक्षक स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों और किसानों द्वारा उपयुक्त किए जाने वाले मौखिक गणना या गणना के तरीके पर चर्चा करता है, तो बच्चे गणित को अपने वास्तविक जीवन और संस्कृति से गहराई से जोड़ पाते हैं। ठीक है, one of the main guiding principles of national education policy 2020, highest priority is to achieve foundational literacy and numeracy at by all the students। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर देती है कि पढ़ने लिखने और बुनियादी गणितीय ऑपरेशन जैसे जोड़ घटाव को करने की क्षमता आगे की सभी स्कूली कक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यक है, और इसे सभी बच्चे कक्षा 3 मतलब ग्रेड 3 तक FLN मूलभूत साक्षरता और संख्या का ज्ञान प्राप्त कर ले। देखो NEP 2020 क्या बोलता है कि इसकी लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा मंत्रालय जो है इसके लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा मंत्रालय जो है वो क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया है, निपुण भारत मिशन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, 2026 और 27 तक ठीक है, भारत का हर बच्चा कक्षा 3 मतलब ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में आवश्यक प्रोफिशिएंसी हासिल कर ले। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया आपका 4 नंबर, ग्रेड 3। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। A primary class mathematics teachers bring in 2 jar of different shapes
with water in one of them to her classroom. She pours water completely from the taller thin jar to the shorter broad jar. She then asks the questions, which jar can hold more water? देखो, ये जो क्वेश्चंस है आपको याद आ ही रहा होगा, प्याजे के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। लेवल तक पानी है। अब क्या क्या करता है कि इस चीज को एक इस तरह से बड़े वाले में डाल देता है, तो अब ये पानी यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछता है कि बताओ किसमें ज़्यादा पानी है। तो बच्चे जो होते हैं जिसमें कन्वर्जन थिंकिंग डेवलप नहीं होता है, जिसमें कन्वर्जन नहीं डेवलप्ड होता है, तो वो इस चीज़ को बोलेगा ये इसमें ज़्यादा पानी है। तो अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, प्राथमिक कक्षा की गणित की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर आती है। ठीक है, जिसमें से एक में पानी भरा है। वह लंबा पतले जार में लंबा पतले जार से पूरा पानी छोटे चौड़े जार में डालती है। इसके बाद वह प्रश्न पूछती है कि किस जार में ज़्यादा पानी है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आयतन का संरक्षण। अब क्या ये जो टीचर है या गतिविधि पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है, किस चीज़ के लिए उपयुक्त है? आयतन और उसका संरक्षण के लिए, या तरल पदार्थ के माप की मानक इकाइयों की अवधारणा के लिए, या 2 अलग अलग आकार वाले जार के क्षेत्रफल का परिकलन कैसे किया जाता है उसके लिए, या आयतन के परिकलन का सूत्र। सबसे पहला बात, इस इतने छोटे बच्चों को सूत्र तो हम बताएंगे नहीं। ठीक है, तो देखो ये चीज़ है, क्या है, इसमें किसी वस्तु का आकार या रूप बदल जाने पर भी उसकी मात्रा, अगर हम उसका आकार और रूप बदल देते हैं तो उसका मात्रा तो सेम रहता है ना। उसका मात्रा, वॉल्यूम, मास, ये तो सेम रहेगा ना, सेम रहेगा, समान रहती है। जब शिक्षक पानी को पतले जार से चौड़े जार में डालती है तो पानी का स्तर नीचे आ जाता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो भी बच्चे इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो आपका 2 से 7 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, अक्सर बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे अक्सर सोचते हैं कि पतले जार में पानी अधिक था, क्योंकि वे केवल जार की ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन बोलते हैं। और इस तरह के एक्टिविटी जब हम करा के, इस तरह की एक्टिविटी करा के, अब जब हम क्या कहते, बच्चों के ये जो भ्रम है उसको दूर करते हैं, तो इस उससे फिर हम क्या क्या बोलते हैं, तो यह गतिविधि बच्चे को डिसेंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रेशन, सेंट्रेशन से डिसेंट्रेशन की तरफ लेके जाना। 1 नंबर सही हो जाएगा, ये सही है। और तरल पदार्थ की हम यूनिट्स, इकाई नहीं बता रहे होते हैं। ठीक है, यूनिट्स नहीं, तो अलग अलग क्षेत्रफल नहीं बता रहे हैं, ये भी नहीं बता रहे। इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आप 1 नंबर सही हो जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया? एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर संख्या 308 लिखकर बच्चों को संख्या जोर से पढ़ने के लिए कहा। एक बच्चे ने कहा, यह 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त कार्यनीति है? देखो, शिक्षक एक बार संख्या पढ़े और बच्चे दोहराए के लिए ऐसा तो खैर नहीं करना है। इससे क्या होगा, रोट लर्निंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं, पैसिव लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं, पैसिव लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चे से कहे कि 99 से 38 तक गिनती शुरू कर, ऐसे भी नहीं करना है। किसी दूसरे बच्चे को संख्या जोर से पढ़ने के लिए कहे, इससे क्या होगा कि वो बच्चे हतोत्साहित हो जाएगा। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे को एक संख्या में अंकों के स्थान को समझाने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण प्रदान करें। बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे को व्यवहारिक उदाहरण
प्रदान करेंगे ताकि बच्चे प्लेस वैल्यू को समझ सके। ठीक है, व्यवहारिक उदाहरण प्रदान करने से क्या होगा कि इस समस्याओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका कंक्रीट मटेरियल्स है। ठीक है, डिंस ब्लॉक या इस तरह का आप देखते हैं ना, जो एबेकस आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है ये 1, 10, ठीक है, 100, ठीक है, इस तरह से इसमें क्या होता है कि प्लेस वैल्यू को सिखाने में, ठीक है, बच्चों को आसानी होती है। तो एबेकस का उपयोग करके व्यवहारिक उदाहरण दे, इससे बच्चे दृष्टिगत रूप से समझ पाएंगे कि 308 का अर्थ 3 सैकड़ा, ठीक है, 308 का अर्थ है 3 सैकड़ा हो जाएगा, 0 दहाई हो जाएगा और 8 जो हो जाएगा वो इकाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन सही होगा 4 नंबर। ठीक है, कक्षा 2 का एक गणित शिक्षक विद्यार्थियों को योग पर निम्नलिखित इबारती सवाल हल करने के लिए देता है। एक बैग में 4 आम है। ठीक है, एक बैग है, इसमें बोल दिया 1, 2, 3, 4 आम है तथा इसमें 6 आम और डाला जाए, मतलब 6 आम और 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो डाला जाए, उस बैग में कुल कितना आम होगा? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रिपीटेटिव एडिशन बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेशन बोलेंगे, सेग्रीगेशन बोलेंगे या ऑगमेंटेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? देखो, ऑगमेंटेशंस जो होता है कि जहाँ किसी प्रारंभिक मात्रा में कुछ जोड़कर उसे बढ़ाया जाता है। ठीक है, जैसे इस बैग के अंदर ही जैसे कुछ जोड़कर बढ़ाया जाएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? संवर्धन। ठीक है, ये चीज़ हो गया संवर्धन। ठीक है, क्योंकि एक ही बैग में हम क्या करते हैं? 6 आम को डालकर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो एग्रीगेशन में अलग होता है। एग्रीगेशन में अलग होता है कि 2 बैग है, ठीक है, 2 बैग है, इसमें 4 आम है, इसमें 6 आम है, टोटल कितना आम होगा? ये आपका एग्रीगेशन का एग्जाम्पल हो गया। सेग्रीगेशन में क्या होता है? आपका माइनस होगा, 6 आम है, उसमें से 2 आम खा लिए, तो कितना आम बचा? 4 आम। ये सेग्रीगेशन का। रिपीटेटिव एडिशन में क्या होता है कि 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह से। ठीक है, समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर? आपको हमेशा याद रखना है इसी चीज, सब कॉमन फैक्ट पूछता है। आप प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आप यहाँ से देखकर अपने नोट्स बना सकते हैं। क्या मैंने उसका आंसर बताया था? हाँ, इसका जो आंसर होगा ये 3 नंबर होगा। ठीक है, संवर्धन, ऑगमेंटेशन। Which of the following pre-number concept are relevant for building and understanding of mathematical concept at foundational stage? बोलता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाएं बुनियादी स्तर पर गणितीय अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए प्रासंगिक है? देखो, इसमें क्या होता है कि संख्या पूर्व अवधारणा, प्री नंबर कॉन्सेप्ट क्या है आखिर? ये शुरुआती तार्किक कौशल है जो बच्चे को वास्तविक संख्या जो होता है 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है, एंड सो ऑन, वास्तविक संख्या हो गया, का अर्थ समझने और सार्थक रूप से गिनने से पहले विकसित करने होते हैं। ठीक है, वर्गीकरण और क्रमबद्ध वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बच्चों को हम क्या सिखाएंगे? देखो यहाँ से लिखो, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, 3 नंबर कॉन्सेप्ट्स में बच्चों को सिखाना होगा। पहले हम सिखाना है क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कि वस्तुओं के उसके गुण, जैसे कि रंग, आकार, प्रकार के आधार पर अलग अलग समूहों में छांटना, कि जैसे कि आप प्राइमरी स्कूल में देख सकते थे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है,
मैच मैच करो, एक एक कहाँ पे है मिलाओ, दो कहाँ पे है मिलाओ, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से प्राइमरी क्लास के बच्चों को आप देखे होंगे वर्कबुक में, कौन सा बड़ा है कौन सा हल्का है, मैच करो, मिलान करो, या टिक मारो, या इस तरह से सर्किल करो, ठीक है। इस तरह से आता है, ठीक है। इसमें उसको उसे उस अवधारणा को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और या ऑर्डरिंग उसके बाद सिखाएंगे, ऑर्डरिंग, या इसी को हम बोलते हैं सेरिएशन, ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लगाना, जैसे कि सबसे बड़ा छोटा, ठीक है, 5 से 3, 5 से बड़ा 3 हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा 2 से, ठीक है, 9 बड़ा हो जाएगा 5 से, इस तरह से। छोटा बड़ा कौन कौन है, ठीक है, इस तरह से। इससे क्या होता है कि बच्चों में यह कौशल समझने के लिए आधार तैयार करता है। संख्याओं के एक निश्चित क्रम में बढ़ती है, जैसे कि संख्या एक निश्चित क्रम में बढ़ती है, उसे बच्चों को मालूम चल जाएगा 1 2 3 4, इस क्रम में संख्या बढ़ती है। तो बच्चों में एक क्या बोलते हैं, बुनियादी बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। उसके बाद फिर मुझे आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। एक नंबर में है ज्योमेट्रिकल शेप। तो ज्योमेट्रिकल शेप में होगा कि आकृतियों की पहचान, जैसे कि वैन हिल स्तर में स्थानिक समाज स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है, लेकिन यह सीधे तौर पर गिनती संख्या पूर्व कौशल नहीं है, ठीक है। ये संख्या पूर्व कौशल नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। बेसिक ऑपरेशन, ये भी नहीं होगा। बच्चों में जब संख्या पूर्व कौशल डेवलप नहीं हुआ तो बेसिक ऑपरेशन क्यों कराएंगे। प्लेस वैल्यू एंड न्यूमरेशंस, ये बात का चरण है। तो आपका ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन एंड ऑर्डरिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट डिजायरेबल इन प्राइमरी स्कूल्स मैथमेटिक्स क्लासरूम। व्हाट अ लिस्ट, मतलब सबसे कम डिजायरेबल कौन सा है। तो क्या, देखो यहाँ पे एक नंबर पढ़ने पर पता चल रहा है, कार्य पुस्तक से कलन विधि आधारित प्रश्नों को हल करना, ठीक है, ठीक है। कक्षा में समस्या समाधान पर खुली चर्चा करना, ये तो सही है। कक्षा में अंतर्दर्शी अवधारणाओं को प्रोत्साहित करना, ये भी सही बात बोल रहा है। गणितीय विचारों को गणितीय विचारों को सम्मिलित करते हुए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ संबंध बनाना, ये भी सही बोल रहा है। वो ये नकारात्मक है, आपका सही हो जाएगा 1 नंबर। जो लिस्ट डिजरेबल है वो 1 नंबर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग is or are appropriate in the context of social perspective on assessment in mathematics। निम्नलिखित में से कौन सा से गणित में आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है। बच्चों को बाहर में आकलन में लाना लाना ये सही बात है। मानकीकृत, मोस्ट ऑफ द टाइम मानकीकृत अगर टेस्ट रहा तो वो गलत होगा, ये गलत है, ठीक है। ये विभिन्न संस्कृतियों के लोक प्रचलित प्रणालियाँ, ठीक है, इसका उपयोग करना सही है। इसको बोलते हैं फॉक एल्गोरिदम, ठीक है। तो सही हो गया 1 एंड सी, 3 नंबर, 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संदर्भित समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। कम उपयुक्त के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, कम उपयुक्त वाला ही सही होगा। तो इसको इसको गणित को हल करते समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने पर ध्यान ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, ये तो गलत है, सबसे कम उपयुक्त है, यही होगा सही। और आगे हम देखते हैं, इन्हें कक्षा में हुए हाल ही के अनुभव जैसे क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, कला, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की कक्षाओं के चर्चा के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये बच्चों के जीवन के करीब से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये बच्चों की गणितीय निर्देशन की क्षमताओं को विकसित करने में सहायता कर सकती है, बिल्कुल, ठीक है।
एक नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट डिज़ायरेबल यही है, सबसे कम। लिस्ट एप्रोप्रिएट, लिस्ट एप्रोप्रिएट है, ठीक है, ये एक नंबर। बाकी सब सही कह रहा है। अब 59 हम देखते हैं, स्टेटमेंट में क्या है। आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण का परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जाना और उसको उच्च प्राथमिक स्तर पर सशक्त करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जोड़ो, बिकॉज आंकड़ों का विश्लेषण प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा मुख्यतः पढ़े गए गणितीय तथ्यों की निश्चित प्रकृति के विपरीत उन्हें सूचना की अनिश्चितता और अपरिवर्तनशीलता के प्रति अभिदर्शित करता है। डेटा हैंडलिंग में केवल उच्च कक्षाओं का विषय नहीं होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे के चित्रलेखा, मिलान, ठीक है, और साधारण तालिकाओं के माध्यम से आंकड़ों को इकट्ठा करना और दर्शाना सिखाया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो प्रारंभिक गणित पढ़ते हैं, जैसे कि जोड़, घटा, गुणा, वह मुख्य रूप से निश्चित फिक्स प्रकृति का होता है, निश्चित प्रकृति का होता है। जैसे, ठीक है, इसके विपरीत जब आंकड़े एकत्र करते हैं, उदाहरण के लिए हमारी कक्षा में कितने बच्चे को आम पसंद है और कितने को सेब, या स्टैटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए एक आवश्यक कौशल है। यही कारण है कि प्राथमिक पाठ्यक्रम में आंकड़ों का निरूपण को शामिल करना इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें गणित की निश्चित प्रकृति से परे वास्तविक दुनिया की अनिश्चितताओं को समझने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए जो इसका जो ए भी सही है, ठीक है, और ए भी सही है और बी भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, ठीक है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। Which of the following is not an accepted learning outcomes for the class 3 as per NCERT recommendations? देखो, बच्चों को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये चीज़ तो सिखाएंगे यहाँ पे, इस तरह से बच्चों को, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो, ये तो सिखाएंगे यहाँ पे एक्सटेंडेड द सीक्वेंस। ठीक है, देयर आर 12 बॉल इन द बॉक्स, हाउ मेनी बॉल विल बी देयर इन द बॉक्सेस, ये भी मैं मतलब इसकी अवधारणा भी सिखाना है बच्चों को। ठीक है, अब ये भी सिखाना है 15 × 5 = 5 × 15। ठीक है, ये भी सिखाना है, ये नहीं सिखाना है। ये इसलिए नहीं सिखाना है क्योंकि भिन्न का जोड़ विशेष रूप से असमान भिन्न अलग अलग हर, जिसको हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर्स बोलते हैं, को जोड़ना एक जटिल अमूर्त ऑपरेशंस है। ठीक है, NCERT के दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 3 में केवल मूर्त भौतिक वस्तुओं का चित्र का उपयोग करके भिन्नों की सबसे बुनियादी और दृश्य अवधारणाएं, जैसे ये रोटी का चित्र है, अब बोलेंगे कि इसे मैं आधा कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा रोटी। अब इस रोटी को हम इस तरह से कर दिए, तो अब कितने कितने भागों में बट गया, 1/4 में बट गया। अब इसे हम एक इस तरह से और एक मतलब कर दें, 1/6 हो गया। इस तरह से भिन्न सिखाना है बच्चों को। ठीक है ना, पिज़्ज़ा के स्लाइस से सिखाना है, पिज़्ज़ा से, ये पिज़्ज़ा की स्लाइस है। अब बताओ कि एक पिज़्ज़ा का स्लाइस कितना होगा, ये छोटा, बच्चे बोलेंगे 1/8, इस तरह से। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा, ये वाला 4 नंबर हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, ये चीज़ हम नहीं सिखाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को नहीं सिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि गणित जो सीटेट पेपर 1 में जो गणित की जितनी भी अवधारणा मैं बता रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, उसे आप अपने नोट्स बुक में नोट कीजिए। ठीक है, और आप उसे एक अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, अपने अकॉर्डिंग क्या बनाइए, नोट्स बनाइए, और उसको इस तरह से बनाइए ताकि आप एक नज़र में आपको सारा कॉन्सेप्ट याद आ जाए। और मेरा मानना है सिर्फ PYQ सॉल्व करने से, सिर्फ PYQ आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप 100+ और मे बी 1
तो मतलब 110 प्लस आप अंक हासिल कर सकते हो सीटेट में। ठीक है, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।